हमें आज पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट से यार क्या आता है समझ में आपके दिमाग में? अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट है सर। तो ट्रांसपोर्ट होता है मतलब जैसे कि मैंने ऑर्डर किया कुछ मोबाइल, तो वो भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसने भेज दिया वो। अरे ऐसा नहीं भैया, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपने सही बताया मुझे कि हाँ, आप किसी कोई भी मोबाइल ऑर्डर करते हो या फिर कुछ लैपटॉप ऑर्डर करते हो, तो कोई डिलीवरी बॉय जो है आपके पास ला के देता है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो एक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये परफेक्ट है, हम नहीं बोल सकते कि यही सही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब यहाँ जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो प्लांट के अंदर होगा, और प्लांट के अंदर तो ये सब का चीज़ का ट्रांसपोर्ट होने से रहा, राइट। इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है सर? तो ट्रांसपोर्ट होता है कुछ वाटर मिनरल्स का, कुछ फूड का, कुछ प्लांट हार्मोन्स का। यही सब का प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस में, एक लॉन्ग डिस्टेंस में। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि सर जैसे कि प्लांट की लीफ है, लीफ टू लीफ में अगर वाटर मॉलिक्यूल का या फूड का अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे उस ट्रांसपोर्ट को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर बोला सर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जैसे कि देखो, आपके पास कोई प्लांट है, आपने उसके रूट में दिया वाटर। रूट में ही क्यों देते हैं? क्योंकि रूट का पावर होता है कि वो जितने भी वो आप वाटर मॉलिक्यूल उसमें दोगे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सिंपल सी बात है कहाँ पर पहुँचाएगा, ऊपर पहुँचाते जाएगा, लीफ में देगा और फूड बनाने में हेल्प करेगा। खैर ठीक है सर, यहाँ तक डाउट क्लियर हो रहा है। तो ये जो हुआ कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। तो बिल्कुल, तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर भी तीन चीज़ें देखने को मिलता है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तीनों को मिला करके ही बनता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ये तीनों के थ्रू ही प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। कब? शॉर्ट डिस्टेंस में। और लॉन्ग डिस्टेंस में कौन कौन करेगा सर? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम में कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है और फ्लोएम में फूड मटेरियल्स का फ्लो होगा। अब देखो, ये दोनों को मिला करके ही कहते हैं ट्रांसलोकेशन। दोनों चीज़ क्लियर हो गया, कौन है ट्रांसलोकेशन, कौन है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो यार, इतने इजी जो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ना कि मतलब सोच नहीं सकते हो कि यार इस नीट में क्वेश्चन आता है ऐसा, पर आते हैं। ओके, पहला है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कहानी सुनते हैं। देखो, पहला है सिंपल डिफ्यूजन, जो कि हमने देखा था। तो सिंपल डिफ्यूजन कहता है कि इसके अंदर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोटीन अगर नहीं है तो भैया यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं होंगे। बात तो सही है सर, राइबोसोम ही तो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कोई एटीपी भी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई भी एटीपी नहीं चाहिए इसे। सही है, बिल्कुल। दूसरी बात, इसका जो फ्लो होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन में होता है, मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि में जो मूवमेंट होगा वो डाउन हिल मूवमेंट होगा। अब बोलोगे सर ऐसा किस में डाउन हिल मूवमेंट होता है, समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ। देखो, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है पिरामिड शेप में, देख ही रहे होगे, ट्रायंगल एक्चुअली। ऊपर मैंने सिंपल डिफ्यूजन लिखा है बिल्कुल। ऊपर से मैंने नीचे की तरफ एरो रखा है बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अभी समझाता हूँ। आप कभी इस पर स्लिप किए हो? कभी मज़ा आया है ना, बचपन में तो बहुत स्लिप किए होगे इस पर। तो यार जब ऊपर चढ़ते हैं तब एनर्जी चाहिए होती है, राइट। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन भी यही कहता है कि इसमें जो फ्लो होता है डाउनहिल मूवमेंट होता है। तो डाउनहिल मूवमेंट में कोई भी एटीपी की रिक्वायर्ड, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात करें तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है, इसके अंदर भी कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये हाई टू लो कंसंट्रेशन में ये भी जाता है, और ये भी डाउनहिल मूवमेंट ही करता है। तो मतलब यहाँ पर भी डाउट क्लियर हो रहा होगा कि एक जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था उसमें प्रोटीन नहीं था, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शन सेम है दोनों का। बिल्कुल, दोनों डाउनहिल मूवमेंट करते हैं। तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ एक्टिव है। ये एक्टिव है मतलब ये इसके अंदर एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कब चाहिए होती है? नीचे से ऊपर जाने के टाइम। तो देख सकते हो मैंने वो एरो को ऊपर की तरफ दिखाया है और मैंने लिखा है यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमें यहाँ से डायग्राम से क्लियर होता होगा कि वो नीचे से ऊपर कोई इंसान जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं यार उसके लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके अंदर एनर्जी भी होगी, प्रोटीन भी होगी, और ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये
अपहिल मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ मैंने बता दी है मज़े मज़े में, कौन डाउनहिल मूवमेंट करेगा, कौन अपहिल मूवमेंट करेगा, किस में एटीपी प्रेजेंट होती है और किस में नहीं होती है। तो यही है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने बहुत ईजी में कवर कर लिया ना। बिल्कुल, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे, भरोसा रखो मेरे पे। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर लें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में किसका किसका ट्रांसपोर्ट होगा? फूड का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, राइट, कुछ मिनरल्स का, कुछ प्लांट हार्मोन्स का। वाटर की बात करें तो वो कैसा सब्सटेंस होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। अगर हम बात करें तो इसका जो वाटर का जो सप्लाई होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और वाटर का सप्लाई यूनिडायरेक्शन में होता है। अगर हम बात करें फूड की तो मेनली इसमें सुक्रोज पाया जाता है, और ये फूड जो है इसका फ्लो होता है फ्लोएम के थ्रू, और ये मल्टी डायरेक्शन में होता है। अगर आपने कभी ट्रीज़ में फ्रूट लगे हुए देखे होंगे ना, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जी हाँ, अगर नहीं देखे हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक ट्री है और इसके अंदर कितने सारे फ्रूट दिख रहे हैं आपको, राइट। और वो हर जगह पे आपको दिख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, मल्टी डायरेक्शन में दिखते हैं। इसीलिए हमने इसको बाई डायरेक्शनल लिखा है, या तो फिर आपको कहीं कहीं मल्टी डायरेक्शन में लिखा हुआ दिख जाएगा। अब बात करो मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होते हैं, राइट। तो ये जो होंगे ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू ही अपना ट्रांसपोर्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये यूनी डायरेक्शन भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शन भी हो सकते हैं। यूनी कौन होगा? अगर जाइलम के थ्रू जा रहा हो, तो बाई कौन होगा? जो फ्लोएम के थ्रू जा रहा होगा। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। मज़ा आ रहा है? आना तो चाहिए ब्रो, क्योंकि यार इतनी मेहनत से बता रहा हूँ तो आना तो चाहिए, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो कि जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है, ओके। हमने 3 चीज़ पढ़ा ना, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसको सारा कुछ मिला जुला करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखो कैसे। हमने क्या कहा था? सिंपल डिफ्यूजन है, वहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है, कोई भी एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती है। मैंने यहाँ वही लिखा है। तो प्रोटीन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके जो सेल्स होंगे वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ अगर वो नॉन लिविंग है तो हम कहेंगे कि लिविंग सिस्टम इज़ एब्सेंट। क्लियर है? बिल्कुल। उसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था ये भी डाउनहिल मूवमेंट करता है, इसके अंदर भी एनर्जी प्रेजेंट होती है। बात करो तो ये लिविंग होता है और इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर लिविंग सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो ये भी लिविंग होता है, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर लिविंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हो यार, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एक्टिव होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, उसके बाद आता है सिंपल डिफ्यूज़न। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा ना यार, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। चलो सही है। अब बोलोगे सर तभी से हम ये तीनों के बारे में पढ़े जा रहे हैं, इसका मेन वर्क क्या है वो तो समझाओ। समझाता हूँ। इसका मेन काम ये है कि ये किसी भी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा कर के कोई सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास आउट कराना। अगर किसी ने सेल बायोलॉजी पढ़ा है तो वहाँ पर हमने एक बात कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल भी होता है। मतलब कि वो चाहता है कि जो उसे चाहिए उसी को लेना चाहता है, बाकी को नहीं लेना चाहता है। और हमें ये भी पता है वो सिर्फ सेलेक्टिव सॉल्यूट को लेता था, सॉल्वेंट को नहीं लेता था, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वाटर मॉलिक्यूल से डरता है। डरेगा तो वो लेगा कैसे? तो उसी डर को भगाने के लिए डिफ्यूज़न करवाता है। कैसे करता है वो भी देखो। तो यहाँ मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन अटैच हो जाता है। कैरियर से याद ही आ रहा होगा, कैरी करना। अब ये क्या कैरी करेगा? तो ये जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच अटैच होने के बाद ये कैरियर प्रोटीन जो होता है वो अपने पास लेगा सॉल्वेंट को और उसको वो नीचे छोड़ता जाएगा। इससे जो होगा वाटर सॉल्वेंट जो होंगे वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार हो जाएंगे, राइट। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? फिर से बताता हूँ। कुछ भी नहीं किया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा कर के इस तरह से बाइंड होता है कि इसके ऊपर और नीचे जो होता है इसी का कंसंट्रेशन शो होगा। तो जिस तरह से ये इसका कंसंट्रेशन शो होने लगेगा तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इस कैरियर प्रोटीन के पास आ रहे हैं और कब कैरियर प्रोटीन जो है इसे नीचे छोड़ रहा है। तो जब इसे पता ही नहीं चलेगा तो यार इसका कोई डर ही नहीं रहेगा, राइट। अब डर तभी लगता है जब कोई बता दे हमें, कोई बताएगा ही नहीं यार तो हमें किस चीज़ का डर लगेगा, राइट। हाँ बहुत बढ़िया, समझदार हो मतलब। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम यही होता है, किसी भी तरह वहाँ कैरियर प्रोटीन को लगाना, और मेन काम है भैया किसी भी तरह उससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स को बाहर से अंदर ले आना। क्लियर है? तो दूसरी बात, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक चीज़ और पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। एक होता है पोरिन्स।
पोरिन्स जो होते हैं वो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक चैनल के थ्रू। और वो चैनल जो होता है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, राइट। वो चैनल जो होता है वो ओपन चैनल भी होगा या फिर तो क्लोज चैनल भी होगा। अगर आपको याद हो तो पोरिन्स हमने कहाँ देखा था, सेल बायोलॉजी याद आ रहा होगा सर? हाँ बिल्कुल, आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, वहाँ पर भी पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड देखा था, वहाँ पर भी आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तो हमने कहा था कि वो मोर परमेएबल होता है, कहा था कुछ, बिल्कुल। और कुछ बैक्टीरियाज में भी पोरिन्स प्रेजेंट होता है जिसका मेन काम होता है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन कैसे प्रोटीन? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके सर, बिल्कुल सही है। यहाँ तक थी ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन की कहानी। अब अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें देखने को मिलेगा क्या? सोडियम पोटाशियम पंप। इसका भी मेन काम होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे करेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्चुअली ये रट्टा मारने का चीज़ है एक्वा पोरिन्स, लेकिन कुछ कुछ है जो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। पोरिन्स का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने बताया यार, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन यहाँ एक वर्ड लग गया है एक्वा। एक्वा मतलब होता है वाटर। मतलब ये जो पोरिन्स है ना, इसके अंदर अब प्रोटीन के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स का एक चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसी को कहते हैं एक्वा पोरिन, जो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब ये जो हम देख रहे हैं ना, तभी से ट्रांसपोर्ट यार, ये भी 3 तरह से हो सकते हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, दूसरा होता है सिम्पोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट कहने का मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे पर एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल होंगे। एंटीपोर्ट कहने का मतलब है जो 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम कहेंगे उसको एंटीपोर्ट। और नीट कोई ने इसमें क्वेश्चन भी पूछा था, ये फिगर दिया हुआ था, उसको आपको बताना था कि कौन सिम्पोर्ट है, कौन एंटीपोर्ट है, कौन यूनिपोर्ट है। तो जिसको पता होगा वो कर दिया होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो होते हैं ना यार जिसे नहीं पता होता है। तो देखो यहाँ तक अगर आपको क्लियर होता जा रहा है तो आगे और भी इजी ट्रिक्स हैं। और यहाँ पर से जो भी मैं बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि नीट क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना साई डब्लू, इसका मतलब होता है वाटर पोटेंशियल। साई एस का मतलब है सॉलिड पोटेंशियल। साई पी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल। ये सब के बारे में आपको मैं बताऊँगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टारगेट प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ मैंने एक फार्मूला लिखा है। कौन सा फार्मूला है सर? फार्मूला ये है कि यहाँ जो भी वाटर पोटेंशियल होता है अगर हम उसको निकालना चाहेंगे तो उसे हमें निकालने का फार्मूला बनाया है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ सॉलिड पोटेंशियल। जो टारगेट प्रेशर होता है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। देखो यार, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पर अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा एक्चुअली। ओके, देखो एक मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है, वहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ एक सॉल्यूशन है, मतलब वाटर भी है और कुछ सॉल्यूट भी है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कि वाटर का जो संख्या है मैंने ज़्यादा रखा है, तो सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो यहाँ देख लो यार सॉल्यूट कम है। सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम है। तो देखो अगर सिर्फ वाटर होता तो हम बोल सकते थे कि वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम में वो 0 होता है। अब वो वाटर के अंदर जैसे ही हमने कोई सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डाल दिया तो सॉलिड पार्टिकल्स आने के बाद जो वाटर की जो क्षमता थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? वाटर की जो क्षमता थी वो कम हो जाएगी ना, टेस्ट जो उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं कि मान लो हमने कुछ 5 ग्राम जो है उसमें सॉल्वेट ऐड कर दिया तो हम उसमें -5 लिख देंगे क्योंकि मतलब अब समझ जाएंगे कि वाटर पोटेंशियल जो है वो घट गई है। कितनी ग्राम घटी है? तो 5 ग्राम घटी है। उसी तरह मान लेते हैं कि अगर हमने 5 ग्राम तो घटा ही दिया था और मैंने 5 ग्राम घटा दिया, मतलब 5 ग्राम और ऐड जो है सॉल्यूट कर दिया, तो उससे क्या हुआ वाटर पोटेंशियल और 5 ग्राम कट जाएगा, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब बोल सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल था पहले के मुकाबले अब 10 मतलब -10 हो चुका है। क्लियर है यार? ये छोटा सा लॉजिक था ताकि मैं अभी आपको जो बताऊंगा ना वो समझ सकूं। नेक्स्ट मैंने एक नोट लिखा है, जो सॉल्यूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डक्शन प्रेशर के। सॉल्यूट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर पोटेंशियल के। यहाँ पर देखो वाटर पोटेंशियल याद रखो, वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा सॉल्यूट के, इससे याद रख सकते हो।
लास्ट याद रखो, जो डिफ्यूज़न इंडक्शन प्रेशर होता है, मतलब डीपीडी जो होता है सक्शन प्रेशर एक्चुअली होता है, तो डीपीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूट के, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्यूट के है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर के भी होगा, और अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डीपी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमने पहले देखा था। लेकिन एक चीज़ था ना जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कौन था? वाटर पोटेंशियल। बस ये वाटर पोटेंशियल को याद कर लो कि ये जो होता है ये सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, बाकी सारे के सारे जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे सॉल्यूट के। मतलब अगर सॉल्यूट ज़्यादा तो डीपी ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा डीपीडी ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। अब तो सर क्लियर होता होगा ना? हाँ बिल्कुल यार, होना भी चाहिए। खैर आगे आते हैं। सॉल्यूट को आपको थर्स्टी ग्रो मान के चलना है। थर्स्टी ग्रो मतलब प्यासा का हुआ, मतलब सॉल्यूट जहाँ होगा उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, राइट? बिल्कुल। तो देखो यहाँ मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल लिया है। यहाँ पर देखो एक हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ लो कंसनट्रेशन है। अगर बात करें तो सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो उस टाइम सॉल्यूट क्या होगी? कम होगी। उसी तरह अगर बात करें तो यहाँ इस तरफ देखो, जहाँ वाटर लेवल कम है, मतलब वाटर की संख्या कम है, तो लो कंसनट्रेशन हुआ। तो वाटर अगर लो कंसनट्रेशन के साथ है तो सॉल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। बीच में प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो, आपको देख करके बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होगा। तो आप बोलोगे सर अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं। यार इतना तो बता दिया। अब बोलोगे सर क्या बताया? बताता हूँ फिर से। हमने कहा था सॉल्यूट को क्या मानना है? थर्स्टी ग्रो मानना है। जहाँ पर दिखे प्यासा का हुआ है, भूख उससे ज़्यादा लग रहा है, प्यास उसे ज़्यादा लगेगी। तो देखो सॉल्यूट का हाई कंसनट्रेशन किधर वाले में था? इधर वाले में सर। तो भूख तो ज़्यादा इसे लग रही है, प्यास ज़्यादा इसे लगेगी, तो वाटर का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा। मतलब जहाँ पर वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा था उस डायरेक्शन से होकर के वाटर लो कंसनट्रेशन की तरफ पहुँच जाएगा। इससे प्यास भी मिट जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा, आप भी समझ जाओगे। आप बोलोगे सर हाँ अब जाके मुझे कुछ समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझा रहा था मैं तभी से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर पोटेंशियल इज़ -5, एक तरफ लिखा है वाटर पोटेंशियल -15। देखो यार दोनों के तरफ माइनस माइनस चार्ज है, मतलब ये तो फिक्स है कि दोनों में सॉल्यूट ऐड है। बिल्कुल सर, एक में 5 है एक में 15 है, मतलब कि सॉल्यूट ऐड ज़्यादा किस में हुआ है? -15 वाले में सर, क्योंकि ज़्यादातर तो इसी में ऐड दिख रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। तो अगर सॉल्यूट इधर ज़्यादा है तो थर्स्टी ग्रो भी इधर ज़्यादा होंगे। थर्स्टी ग्रो अगर इधर ज़्यादा है बी वाले में, तो वाटर का मॉलिक ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा। बिल्कुल यार, यही तो हमने सीखा है अभी तक। चलो सही है। एक और क्वेश्चन मुझे बता दो, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा था, जिसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव लिखा था। अब बताएं या तो वो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। सही है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो जीरो हो सकता है, और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो भी जीरो हो सकता है या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। वाटर पोटेंशियल या तो जीरो होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में कभी नहीं होगा। सॉलिड पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जीरो हो सकता है, प्रेशर पोटेंशियल या तो जीरो या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर होके चलो। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो ए जो है, ए के अंदर दिख रहा होगा कि -20 है सॉलिड पोटेंशियल। अब बोलोगे सर ये अभी क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, आप बिना इसको समझे हुए सॉल्व नहीं कर सकते हो। ट्राई करके देख लो। यहाँ पर आपको सॉलिड पोटेंशियल दिया है और भी कितना? -20, एक में सॉलिड पोटेंशियल -30। और अभी हमने देखा सर ये तो जीरो हो सकता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव हो सकता है। यहाँ तो नेगेटिव दे दिया। अब करो सॉल्व। बहुत बोल रहे थे मेरे को गलत, अब करो सॉल्व। नहीं कर पाओगे, बताता हूँ। देखो यार, थोड़ी देर पहले हमने ये भी सीखा है कि जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ ये समझना है कि अगर ये -20 सॉलिड पोटेंशियल है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी 20 हो जाएगा। अगर यहाँ सॉलिड पोटेंशियल 30 है तो यहाँ पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 30 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्यूट। तो अब बोलो तो यार सॉल्यूट जो होगा वो ज़्यादा किस में है? एक में है -20, एक में है -30। तो प्लस माइनस तो आता है ना यार आपको। देखो यहाँ इस पे मत जाना, एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। प्लस माइनस तो आता है ना, बिल्कुल। तो यार एक तरफ -30 सॉल्यूट है, एक तरफ -20 है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? -20 या -30?
-20। तो -20 में ज़्यादा सॉल्यूट है, तो उस जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो 30 से 20 में आ जाएगा, मतलब B2A आएगा। इसको जो भी देखा होगा ना वो गलत ही बोला होगा, तो ज़रा दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन मैंने जान के इस तरह लिखा था, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करो। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि आपको समझना है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है। और इस तरह से आप सॉल्व करके देख सकते हो। क्वेश्चन में आंसर पे मत जाना, आप आंसर खुद मुझे कमेंट करना, ओके, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। तो देखो यार, इससे भी मैं लिंक करके मैं बता देता हूँ एक ऑस्मोसिस और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक हम जो भी देख रहे थे ये वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। जी हाँ, ऑस्मोसिस एक प्रेशर होता है जिसमें के अंदर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज नॉन एज ऑस्मोसिस। और उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम ऊपर से जितना प्रेशर उस पर अराइज करते हैं उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यार, इस तरह से आपने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक दोनों को क्लियर कर लिया, राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पे जिसमें कि क्वेश्चन नीट में आया था, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ए है एक बी है, दोनों में DPD लिखा हुआ है, एक -10 है एक -20 है। देखो यार, DPD याद करो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के, और सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस में नहीं होता, आपको भी पता है। तो यहाँ -10 है, एक में -20 है, दोनों में ज़्यादा कौन बड़ा है, -10। यार तो सिंपल सी बात है, प्यासा का हुआ ज़्यादा इसमें है, तो अगर प्यासा का हुआ इसमें बैठा हुआ है तो पानी की ज़रूरत इससे ज़्यादा होगी, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, B2A हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मज़े मज़े में ये भी हमने क्लियर कर लिया। एब्जॉर्प्शन बाय रूट से आपको समझ में आता होगा कि रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। अब क्या एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है। तो क्यों करता है, उसका पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये जो रूट होता है ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लीफ तक वाटर को पहुंचाएगा कौन, इसी का काम है लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि रूट एक तरह से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है, राइट। तो कैसे करता होगा, इसको डेली लाइफ से समझते हैं। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, वाटर तो देते ही हैं, पानी तो देते ही होंगे। तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम कि प्लांट अगर गड़ा हुआ है तो उसको हम उखाड़ते हैं, फिर उसके रूट में पानी देते हैं, फिर उसको फिर गाड़ देते हैं। ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते यार। नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, वाटर को सोइल में देते हैं, सोइल से रूट्स जो होते हैं, रूट के जो हेयर होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर जब पहुँचता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जाइलम के थ्रू वाटर को लीफ तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब ये जो रूट है, रूट से जाइलम तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 सेल प्रेजेंट होता है। कौन कौन से, पहले आता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। तो ये चारों सेल्स को क्रॉस करते हुए वाटर जो है पहुंचता है जाइलम के पास। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ कि ये रूट होते हैं, रूट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी वाटर है या मिनरल्स हैं, वो अगर जाइलम तक पहुँचे तो कितने वाल को क्रॉस करते हुए जा रहा है, कितने सेल वाल को क्रॉस होते हुए जा रहा है। तो आपको बोलना होगा 4। ऑस्मोसिस कहता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की अगर तरफ मूवमेंट करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और उस प्रेशर को रोकने के लिए अगेंस्ट में हम जितना प्रेशर अराइज करते हैं उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशंस आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते चलो। उसके अंदर हमें पढ़ना है 3 चीज़, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस किस में होता है, और तीसरी बात नॉर्मल ऑस्मोसिस इसमें होगा। तो आपके बुक में एक डायग्राम दी हो गई होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। चलो एक एक करके हम वो डायग्राम्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही हो ना कि आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे, हाइपरटोनिक कब कहेंगे और हाइपोटोनिक कब कहेंगे, वो देखते हैं। अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो उस कंसंट्रेशन को, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से याद रखना है, कौन ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा, पानी मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा। तो अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है तो हम उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ठीक है हाइपरटोनिक तो समझ में आ गया, अब इसे बताना क्या चाहते हो। देखो इसी से मैं सब कुछ लिंक करता हूँ। अगर सॉल्वेंट अगर अंदर में ज़्यादा है,
इट मीन्स सॉल्यूट कम होगा। सॉल्यूट को ना आपको मान के चलना है वो थर्स्टी क्रो है। क्या है वो? थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लो उसको आपको भूखा मानना है, प्यासा मानना है, वो बहुत प्यासा है। जिधर सॉल्यूट दिखेगा उसको आपको पानी देना है। तो अगर हम देखें तो अगर अंदर साइड, अंदर में वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। अब सॉल्यूट का अगर अंदर की तरफ कम है तो बाहर की तरफ सॉल्यूट कम ज़्यादा होगा। बाहर की तरफ क्या होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो बाहर तरफ थ्रस्टी ग्रो ज़्यादा होंगे। पानी का जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर हो जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो अंदर से बाहर से जाएगा, इसलिए हम उस ऑस्मोसिस कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर जाने को क्या कहेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। किस में होता है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अगर समझ नहीं आई ना तो सिर्फ रट्टा मारते रह जाओगे। तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ था सॉल्यूशन में, तब मैंने बता दिया। उस सॉल्यूशन कब कहते हैं? जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। अब कभी हो सकता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कभी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, राइट? तो भी तो उसको सॉल्यूशन ही बोलेंगे। तो मान लो अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और कुछ सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन अगर अंदर में कम हो जाता है तो बाहर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। सॉल्यूट को मैंने बोला थर्स्टी क्रो, मानो वो प्यासा का हुआ है। प्यासा का हुआ है, उसे प्यास ज़्यादा लगेगी तो पानी की ज़रूरत उसे ज़्यादा है। तो पानी का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा। अंदर से अगर बाहर होगा उसके जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सो। बाहर के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्सो। तो उस टाइप के ऑस्मोसिस को हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है? अब उसी तरह आप बात करते हैं इंडो ऑस्मोसिस की। इंडो ऑस्मोसिस तभी हो सकता है जब अंदर में क्या थर्स्टी क्रो ज़्यादा हो। थर्स्टी क्रो ज़्यादा हो मतलब प्यासे कौवे ज़्यादा हो। इट मीन्स सॉल्यूट अगर अंदर में ज़्यादा होगा तो उस ऑस्मोसिस को कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि उसी कंडीशन में सिर्फ वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा। और ऐसा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और उस सेल का नाम होता है टर्गिड सेल। क्या होता है? टर्गिड सेल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इंडो ऑस्मोसिस को। कुछ भी नहीं किया हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेना है। हाइपोटोनिक मतलब कि उस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, थ्रस्टी क्रो अंदर ज़्यादा होंगे, प्यास उसको ज़्यादा लगेगा। तो पानी का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इट मीन्स उस टाइप के ऑस्मोसिस को कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस किधर हो रहा है? पानी किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। उसको ऑस्मोसिस कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। और ये किस सेल में होता है? तो टर्जिड सेल में होता है। लास्ट बचा नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, मतलब कि उसमें कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम होता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ये किस में होता है? तो फ्लैसिड सेल में होता है। तो यहाँ तक आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और कौन हाइपोटोनिक होगा, राइट? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताओ एक ऐसा सॉल्यूशन है मेरे पास जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो वो कौन सा ऑस्मोसिस कहलाएगा? तो आपको लॉजिक लगाना है। सॉल्यूट अगर अंदर में कम है तो इसका मतलब है कि थ्रस्टी क्रो बाहर में ज़्यादा होंगे, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। पानी अगर अंदर से बाहर जाएगा उस तरफ के ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे। और एक्सो ऑस्मोसिस किधर होती है? किस सेल में होती है? तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में होती है। तो क्लियर है? ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से समझ में आना चाहिए कि रूट भी अपना एक प्रेशर लगाता है कि नहीं? बिल्कुल लगाता है। अब बोलोगे इससे रूट कब से प्रेशर लगाने लगा? यार रूट प्रेशर नहीं लगाएगा तो वाटर को जो है वो लिप तक पहुंचेगी कैसे? तो सबसे पहला मेन काम तो रूट ही करता है। कि वैसे क्या करता है? तो रूट ने क्या किया? रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया। पानी को क्या करेगा? वो चारों सेल्स के होकर के जाइलम तक पहुंचाता है। तो इट मीन्स वो ऊपर ही तो वाटर को पहुंचा रहा है ना। तो एक तरह से ये रूट जो है वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, राइट? तो उस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। और ये जब जो वाटर है वो वाटर कहाँ तक पहुँच रहा है? लिफ तक पहुँच रहा है। तो लिफ क्या कर रहा है? एक तरह से पुल कर रहा है, और रूट एक तरह से कर रहा है पुश। समझ गए? पुश कौन कर रहा है? रूट। और पुल कौन कर रहा है? लिफ।
अब देखो, मान लो हमने पेड़ को इतना पानी दिया कि उसको एक्सेस हो गया, मतलब अब उससे ज़्यादा वो पानी ले नहीं सकता था, फिर भी ज़बरदस्ती उसने ले लिया। तो अब वो क्या करेगा, तो अब धीरे धीरे ना प्लांट भी वो पानी को रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव करते हैं 2 प्रोसेस से, एक ग्यूटेशन, दूसरा एक्सुडेशन। ग्यूटेशन कहने का मतलब वो प्रोसेस है जब पेड़ अपने आप वाटर मॉलिक्यूल्स को, सेप को, वो अगर अपनी बॉडी से निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। एक्जुडेशन एकदम जस्ट ब्लीडिंग जैसा होता है। जिस तरह मान लो हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड निकलता है ना, तो उस तरह पेड़ को भी अगर चोट लगती होगी तो उससे सैप निकलता है, वाटर से निकलते हैं, उसको कहते हैं एक्जुडेशन। ओके, तो ये जो एक्जुडेशन होता है इसको हम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है आपको। अब मैंने ये जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, ये आपको मैंने नहीं बताया था तभी सेल, फिर से मैं यहाँ बताता हूँ और सेल के साथ समझेंगे। तो चलो हम इस डायग्राम से देखते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे कैसे है। तो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, 4 सेल्स आपको दिख ही रहे होंगे। सबसे पहला सेल है एपिडर्मिस सेल, सबसे पहला वाटर इसी के पास जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स के पास जाएगा, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस के पास, उसके बाद पेरिसाइकिल के पास। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखता होगा कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों डायरेक्शन से होगा, एक अंदर की तरफ से, एक दूसरी बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से मतलब कि सेल वाल की तरफ से, अंदर की तरफ से मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। दूसरी बात, अगर सेल के बाहर की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एपोप्लास्ट। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ मज़े की बात ये आती है कि ये जैसे ही एंडोडर्मिस तक ही हम पहुँचता है वाटर, तो वहाँ पर जाके रुक जाता है। रुकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है जिसका मेन काम है वाटर को ब्लॉक करना। तो वो जैसे वहाँ पर वाटर पहुँचता है तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करेगी, वो वाटर को रोक देगी। लेकिन वही वाटर रुकेंगे जो वाटर सेल वाल की तरफ से आए हों। इट मीन्स जो एपोप्लास्ट वाला जो वाटर था, मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो वहाँ जा कर के रुक जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है आपको बोर्ड में कि बताओ एपोप्लास्ट मूवमेंट कहाँ पर जाकर रुका था, कौन से सेल पे जाकर के रुक गया था और क्यों। तो आपको रीज़न देना है कि वो एपोप्लास्ट मूवमेंट जो था वो एंडोडर्मिस में जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है जो वाटर को ब्लॉक कर देती है और वाटर को पास होने नहीं देता। ओके, यहाँ पर आपको डाउट जो था होगा वो क्लियर मैंने कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं मूवमेंट बताता हूँ। सबसे पहले वाटर कहाँ आएगा, एपिडर्मिस के पास, फिर कॉर्टेक्स के पास, फिर एंडोडर्मिस के पास, फिर पेरिसाइकल के पास, उसके बाद जाएगा जाइलम के पास, और जाइलम के बाद वो लीफ में चला जाएगा। तो इस तरह एक मूवमेंट हो गया, एक ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर का। ओके, तो वो प्लांट अगर ये प्रोसेस को बार बार करेगा, इट मीन्स उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएंगे। अब अगर उसके पास वाटर ज़्यादा हो जाएगा, मिनरल्स ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी तो बोलेगा कि यार ये एक्सेस हो रहा है, मेरे को इसको रिलीज़ करना है। तो जैसे ही प्लांट हार्मोन्स को या फिर मिनरल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है, रिलीज़ करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट लाइक अ रेस्पिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये एक तरह से हमको वो वेस्ट को रिमूव कर रहा है अपनी बॉडी से। रेस्पिरेशन कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोनों में देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो लिंक मत कर देना दोनों को, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है बॉस। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गई होगी, ट्रांसपिरेशन वाली। ओके, आपको फिर पढ़ना है अस्टोमाटा के बारे में। तो अस्टोमाटा का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो कोई बात नहीं यार, मैं फिर से बता ही देता हूँ। देखो, अस्टोमाटा में सबसे पहला सेल जो आपको दिखेगा आउटर मोस्ट सेल में, उस सेल का नाम है एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब्सिडरी सेल। मैं सब्सिडरी इसलिए कहता हूँ यार क्योंकि ये सेल बहुत डरता है। मैंने ट्रिक याद रखा है कि ये जो है बहुत डरता है, तो ये भाई इसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन चाहिए तो कहाँ रहेगा, ये अंदर में रहेगा। तो बाहर में है एपिडर्मल सेल, ईपी का मतलब बाहर होता है, तो आपको याद ही रहेगा। ट्रिक बनाया था मैंने सिर्फ सब्सिडरी के लिए कि सबसे डरता है तो ये इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए ये एपिडर्मल सेल के अंदर रहता है। ओके, अब उसके अंदर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों, गार्ड सेल जो होता है वो एस्टोमेटल पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रहता है। अब एस्टोमेटल पोर जो होता है वो ओपन कब होगा, तो डे टाइम में ओपन होता है, और उस स्टोमाटा को कहते हैं ओपन स्टोमाटा। और अगर वो क्लोज्ड है तो उस स्टोमाटा को कहेंगे क्लोज्ड स्टोमाटा, जो कि सिर्फ नाइट के टाइम पे होती है।
अब ये प्रोसेस हम कब देखेंगे, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे पूरे तरह से। फिर भी मैंने डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, आप देख लेना। पर ये पूरा का पूरा हम अच्छे से क्लियर करेंगे टॉपिक को जब हम रेस्पिरेशन कवर करेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक इसका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ही आने वाला है कि क्यों, कब ये ओपनड होगा, कब ये क्लोज्ड होगा, कैसे होता है ये रीज़न, सब कुछ हम उस वाले चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये स्टोमाटा का जो लेक्चर है मैं उस वाले टॉपिक के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो अब सोचोगे आप लोग सर अगर उस चैप्टर में पढ़ना है तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। यार इस चैप्टर में जो पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमने स्टार्टिंग में सॉल्वेंट और सॉलिड को देख लिया। सॉल्वेंट को मैंने क्या मानने कहा था आपको, सॉल्वेंट को कुछ नहीं मानने कहा था भाई, सॉल्यूट को मानने कहा था। क्या मानने कहा था, थ्रस्टी क्रो मानने कहा था, प्यासा का वो मानने कहा था। इसका मतलब भी मैंने बताया था, जहाँ वो सॉल्यूट है मतलब उसे पानी की चाहिए भाई, पानी कहीं से भी उसको ला करके हमें देना है। ओके, अब चलो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम से हम लास्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, और ध्यान से समझते चलना। यहाँ पर आपको जाइलम भी दिख रहा होगा और फ्लोएम भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल। अब देखो जाइलम में क्या फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड होता है। फूड में भी मेनली सुक्रोज होता है, मैंने बता दिया था। देखो ऊपर की तरफ क्या हुआ है, पानी जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है, राइट। अब फ्लोएम के पास क्या है, फूड है। फूड को आपको सॉल्यूट मानना है। सॉल्यूट इस क्या है, सॉल्यूट को हमने बोला था ना थ्रस्टी क्रो, सॉल्ट इज अ थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा है वो, पानी की ज़रूरत उससे ज़्यादा है, पानी वो खींचेगा। पानी का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, देख लो यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, पानी ये ले लेगा, ये पानी ले लेगा। तो एक कंडीशन ये भी हो जाएगा कि सॉल्वेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। तो देखो सॉल्वेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर देखना सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, मतलब साफ़ है यार, नीचे की तरफ ज़्यादा पानी होंगे, ऊपर की तरफ कम पानी गया होगा, क्योंकि रूट को प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है। तो रूट उतना प्रेशर थोड़ी लगा पाता कि जितना हम रूट में दिए वो पानी फटाक से ऊपर वो भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता, बहुत कम पानी जा पाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ फ्रूट जो होते हैं वो पेड़ में वो ज़्यादा उगते हैं और नीचे की तरफ कम उगते हैं। कोई प्लांट ऐसा देखा है क्या कि नीचे की तरफ ही फ्रूट लगे हों और ऊपर फ्रूट है ही नहीं, ऐसा कहीं देखा है क्या, नहीं देखा होगा। इसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि रूट उतना प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाता। वो पानी हम जितना देते हैं उसका वो 90% पानी वो अपने एब्जॉर्ब करता है, 10% ही वाटर को वो दे पाता है ऊपर की तरफ, और वो वाटर जो है वो ऊपर तरफ पहुंचता है। तो वाटर अगर कम होगा तो थ्रस्टी क्रो ज़्यादा होंगे। थ्रस्टी क्रो ज़्यादा मतलब कि इस पर क्या समझना है आपको, सॉल्यूट मतलब कि फूड। तो सिंपल सी बात है, पानी ऊपर में कम है तो फ्रूट्स जो हैं ऊपर में ज़्यादा लगे होते हैं। तो यहाँ आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा कि ऊपर से जब नीचे आता है फ्लोएम में तो फ्रूट का डिक्रीमेंट आता है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रूट ऊपर में दिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जब आते जाएंगे तो फ्रूट का लेवल कम हो जाता है। और उसको ऊपर वाले को हम कहते हैं सोर्स सेल और नीचे वाले को कहते हैं सिंक सेल, मतलब ख़त्म हो रहा है, इट मीन्स रूट है। तो रूट तक आते आते फ्रूट्स जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर अब आपको कोई पूछता है कि बताओ यार कि ऊपर की तरफ भी फ्रूट ज़्यादा क्यों होते हैं, तो ये तो बता सकते हो कि रूट प्रेशर इतना नहीं लगा पाता, राइट। अब बाकी रीज़न तो मैंने बता ही दिया, मैं बार बार रिपीट क्या करूँ यार। चलो अब कल के लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है शेयर करो, और वेट करो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो कि फोटोसिंथेसिस होगा अपना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो बने रहो हमारे साथ, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।